नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष जावरिया और आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशन चैनल। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको बताने जा रहे हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2021-22 और कक्षा 10th के विषय गणित का जो प्रश्न पत्र है वो हल करके दिखा रहे हैं। यहाँ पर हम आपको 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस के आंसर बताएंगे, तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है जिसमें सही विकल्प पर आधारित प्रश्न है। तो यहाँ उसमें भी पहला क्वेश्चन इस तरह से है, संख्याओं 5 और 10 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, HCF क्या होगा। तो यहाँ पर 5 और 10 का जो महत्तम समापवर्तक होगा 5 होगा, क्योंकि 5 से 10 पूरी तरह विभाजित हो जाता है, इसलिए जो दोनों में कॉमन पार्ट है वो क्या है, 5 है। जैसे हम 5 को लिख सकते हैं 5 गुणित 1 और 10 को लिख सकते हैं 5 गुणित 2। दोनों में महत्तम पार्ट जो कॉमन है वो क्या है, 5 है, इसलिए इसका जो HCF है वो क्या होगा, 5 होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा है, तब अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। हमने मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल पढ़ा है वर्ग समीकरण में, वैसे ही बहुपद में भी ये फार्मूले हमारे काम आते हैं। तो मूलों का गुणनफल होता है c/a। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रैखिक समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 के अनंत या अनेक हल होंगे। तो शर्त क्या है, अनंत हल होने की शर्त क्या है। तो हमने 3 तरह की शर्त पढ़ी है। यदि हम पहले आंसर की बात करें तो ये कब होता है, जब अद्वितीय हल के लिए। ये किसके लिए है, अद्वितीय हल के लिए, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। बी वाले में हमारे जो है वो कोई भी हल ना हो, इसके लिए स्थिति है, इसलिए ये भी हमारा नहीं हो सकता। अनंत या अनेक हल होने के लिए एकमात्र ऑप्शन हमारे पास है वो सी वाला। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। आपने यदि अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इससे पहले हम इंग्लिश, मैथ्स विज्ञान का क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कर चुके हैं। आप उनके प्रश्नों के आंसर भी देख सकते हैं और उसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम आपको अगला दिखाने जा रहे हैं एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी है। एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी। उसमें आपको सार्व अंतर याद करना है। सार्व अंतर याद करने के लिए अगले पद में से पिछला पद घटाएंगे। इसे सार्वांतर को डी लिखते हैं। तो यहाँ पर पहला पद 1, दूसरा क्या -1 है, तो -1 में से हम घटाएंगे 1 को, तो ये -1 हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा -2। इसलिए हमारा सार्वांतर क्या होगा, -2। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, -3 में से -1 घटाकर। तो देखिए ये -3 लिखा, माइनस करा, उसमें से क्या घटाएंगे -1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा -3 + 1, यानी वापस क्या आएगा -2। इसलिए राइट आंसर हमारा कौन सा है, -2। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, यहाँ पूरा देख लेते हैं, योग के बराबर है तो भुजा का सम्मुख कोण क्या होगा। तो कुल मिलाकर ये पाइथागोरस प्रमेय है, और पाइथागोरस प्रमेय में हम किस में रखती है, समकोण त्रिभुज पर, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री का आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन इस तरह से है, बिंदु 1 - 2 बिंदु बी है -3 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए x को जोड़ेंगे और 2 का भाग लाएंगे, और y को जोड़ेंगे और 2 का भाग लाएंगे। तो यहाँ 1 और -3 को जोड़ेंगे तो -2 आएगा, और -2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, -1 आएगा। अब -1 मात्र एक आंसर इसी में है, इसलिए ये आंसर होगा। लेकिन फिर भी हम आपको दिखा दें, y वाला पार्ट हम निकाल कर -2 को और 4 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो हमारा पहला बिंदु जो x है वो -1 होना चाहिए, y वाला क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो -1 और 1 किस में है, ए वाले आंसर में, इसलिए हमारा ए वाला आंसर सही है। अगला है रिक्त स्थान भरिए।
तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, भाजक। क्या लिखना है आपको, भाजक लिखना है इस गैप में या फिल इन द ब्लैंक के अंदर। अब चलिए, घात 3 के किसी बहुपद के अधिकतम शून्यक हो सकते हैं। घात 3 है तो बहुपद भी के शून्यक भी कितने होंगे, 3। घात 2 होती है तो शून्यक भी कितने होते हैं, 2। तो ध्यान रखिए, जितनी घात होती है चर की उतने ही उसके शून्यक हो सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी द्विघात समीकरण के मूल यदि वास्तविक और समान है तो विविक्तकर क्या होगा। तो देखिए, इस प्रश्न का जो आंसर है उसमें विविक्तकर जो होता है वो हम लिखेंगे विविक्तकर जो होता है, ऐसी स्थिति में विविक्तकर का जो मान होता है वो शून्य होता है, क्योंकि हम यहाँ पर विविक्तकर जो होता है वास्तव में देखा जाए तो हल क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी अपन 2a। अब ये इससे 2 प्लस और माइनस 2 बार हम चिन्ह लेकर 2 मूल निकालते हैं, लेकिन दोनों ही समान कब आ सकते हैं, जब डी का मान क्या हो, 0 हो। तो कुल मिलाकर आपको यहाँ पर समझ अपने अंदर दिमाग में ये लेके आना है कि इसका राइट आंसर क्या है, 0 है। कुल मिलाकर जब भी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान होते हैं तो विविक्तकर का मान क्या होता है, 0 होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, यदि समांतर श्रेणी a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d का 10वां पद क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, दूसरे पद में a प्लस डी आया है, तीसरे में a प्लस 2d आया है और चौथे में a प्लस 3d आया है। तो जितना पद होता है उससे d का मान एक कम गुना होता है। कुल मिलाकर चौथे पद में 3d आ रहा है तो पांचवें पद में क्या आएगा, 4d आएगा। तो 10वें पद में क्या आ जाएगा, a प्लस 9d। तो आपको ध्यान रखना, 10वें पद में क्या आएगा, a प्लस 10वां पद क्या होगा, a प्लस 9d होगा। वे सभी आकृतियां जिनके आकार समान होते हैं परंतु इनके माप समान होने आवश्यक नहीं है, आकृतियां क्या कहलाती है, तो ऐसी आकृतियों को हम कहते हैं समरूप आकृतियां। क्या कहेंगे, समरूप आकृति। तो यहाँ जो गेप है फिल इन द ब्लैंक, इसमें हम लिखेंगे समरूप। अगला है, बिंदु 0, 4 अक्ष पर स्थित है। तो देखिए, हम यहाँ यदि ग्राफ बनाएं तो ये x अक्ष हो गया और ये y अक्ष हो गया। अब हमें 0,4 दिखाना है तो 0,4 कितना, 0 चलना ही नहीं x का, और फिर 4 चलना, y की तरफ चलना है, y की भी क्या प्लस दिशा चलना है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो जो ये यहाँ पर बिंदु 0, 4 है, तो ये कौन सी अक्ष पर दिख रहा है आपको, ये अक्ष है आपकी y। तो कौन से अक्ष पर है, y अक्ष पर। यदि हम डायरेक्ट आंसर पढ़ लेंगे y अक्ष पर स्थित है और उसकी समझ हमारे अंदर नहीं होगी तो हम गलती कर सकते हैं, क्योंकि आंसर क्वेश्चन पेपर में प्रश्न तो बदला जा सकता है, इसलिए आपको समझ आपके अंदर होना जरूरी है। एक वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो चलिए भाई, ये वृत्त हो गया और छेदक ने जो वृत्त को प्रतिच्छेद करती है, तो हम यहाँ से एक रेखा खींच देते हैं। तो आप खुद देख पा रहे हैं कि वृत्त को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, एक बिंदु तो ये हो गया, दूसरा बिंदु ये हो गया। तो वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है, तो लिखेंगे 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अगला हमारा क्वेश्चन है जो सही जोड़ी से संबंधित है। तो यहाँ पर स्तंभ ए और स्तंभ बी दिए गए हैं जिनमें हमें आंसर को दिखाना है। तो चलिए मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आप ठीक से देख पाएँ। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसका संबंध किससे है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का संबंध है सीधा टेन स्क्वायर थीटा से, क्योंकि हमने फार्मूला एक सर्वसमीका पढ़ी है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, उसी से इसको चेंज करके लिखा है। अगला हमारा है कोट थीटा। तो भाई कोट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा। उसके बाद 1 - sin स्क्वायर थीटा जो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। इसके बाद में कोट 30 की वैल्यू होती है √30 और कोस 90 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। उसके बाद में जो पार्ट हमारे पास बचा हुआ है 6 नंबर का, उसका जो आंसर होगा वो है
कोस 48 कोसेक 42 प्लस साइन 48 सेक 42, इसका आंसर होगा 2। तो इस तरह से यहाँ पर हमने सही जोड़ी में सभी आंसर सबको बताए हैं। अब चलते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ देखिए दिए गए चित्र में बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ दिया गया है। px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यकों की संख्या हमेशा उतनी ही होती है जितनी बार वक्र ने या ग्राफ ने एक अक्ष को प्रतिच्छेद किया हो। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक अक्ष ने वक्र को 2 जगह प्रतिच्छेद किया है। एक बिंदु आपको ये दिखाई दे रहा है और दूसरा बिंदु ये दिखाई दे रहा है। 2 जगह प्रतिच्छेद किया है, इसलिए हमारा इस पे शून्यकों संख्या कितनी होगी? 2 होगी। कुल मिलाकर शून्यकों संख्या ज्ञात कीजिए, बताइए तो कितनी है? 2 है। अगला हमारा क्वेश्चन है 2 रैखिक समीकरणों का मानक रूप लिखिए। 2 चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो 2 चरों के रैखिक समीकरण का जो मानक रूप होता है वो होता है ax प्लस by इक्वल टू c। ये 2 चर इसमें दिख रहे हैं आपको, x और y 2 चर हो गए, और ये क्या हो गया? 2 चरों के रैखिक समीकरण का मानक रूप। रैखिक क्यों? कि इसमें चरों की घात 1 1 है और चर कितने? 2 है, इसलिए 2 चर हो गया और रैखिक समीकरण हो गया। अगला हो गया द्विघात समीकरण के विविक्तिकर का सूत्र लिखिए। तो विविक्तिकर का सूत्र है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। ये विविक्तिकर है का सूत्र है। अगला क्वेश्चन है वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो वृत्त के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है शंकु के आयतन का सूत्र क्या है। तो शंकु के आयतन का सूत्र हम बताते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये किस क्वेश्चन का आंसर है? शंकु के आयतन वाला। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 3 4 5 5 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सभी को जोड़कर हमें क्या करना है? 5 का भाग लगा देना है, क्योंकि कुल संख्या कितनी है? 5 है। तो भाई यहाँ पर 3 और 3 6, 6 4 10, 10 और 10 20, कितना हो गया? 20। और संख्या में कितनी है? 5 है, इसलिए 5 का भाग लगा दिया, 5 चौक 20। तो यहाँ पर समांतर माध्य क्या होगा? 4 होगा। ये 4। वैसे तो इसमें बीच वाली संख्या क्या है? 4 आ रही है, इसलिए सीधा आंसर आप 4 लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होगा। तो किसी भी निश्चित घटना की प्रायिकता की मान हमेशा 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है। अब ये इस पेपर के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि वार्षिक परीक्षा में ऐसा भी पूछ सकता है कि निश्चित के स्थान पर अनिश्चित आ जाता है। अनिश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है? तो फिर हम क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। फिलहाल स्थिति निश्चित है, इसलिए हम प्रायिकता कितनी होगी? 1 होगी। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्न मतलब क्वेश्चन है सत्य असत्य लिखिए। तो हम यहाँ सत्य असत्य बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है 2 धनात्मक संख्या a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस r, और जहाँ r क्या है? 0 से बड़ा या उसके बराबर लेकिन b से छोटा। तो ये क्या है? सत्य है। सत्य के लिए फिलहाल मैं शॉर्टकट में दें ट्रू, ट्रू के लिए t। वृत्त की परिधि पाई आर स्क्वायर होती है जहाँ r वृत्त की त्रिज्या है। तो ये क्या है? ये तो पाई आर स्क्वायर वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है, जबकि बता रहा परिधि, इसलिए ये क्या हो जाएगा? फाल्स। सेकेंड वाला फाल्स है। फिर गोले का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर स्क्वायर होता है, गोले जहाँ r गोले की त्रिज्या है। तो ये वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है और ये गोले को बता रहा है संपूर्ण पृष्ठ, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? फाल्स। अगला है माध्य बहुलक एवं माध्य के मध्य संबंध होता है 2 माध्यक बहुलक 3 और 3 माध्य। तो ये गलत है, क्योंकि सूत्र ये होता है 3, ये कुल मिलाकर सही जो सूत्र होता है उसमें 3 यहाँ होता है और 2 यहाँ होता है, इसलिए हमारा ये फार्मूला क्या है? ये भी फाल्स है। शुरू वाला ट्रू है, अगले 3 फाल्स हैं। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जहाँ लिखा हुआ है
किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, बिल्कुल सत्य। जैसे हमने ये वृत्त बनाया है, यहाँ स्पर्श रेखा, यहाँ स्पर्श रेखा, यहाँ स्पर्श रेखा, तो किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, ये ट्रू है। यदि किसी घटना की प्रायिकता p है तो p का मान हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है, 0 से लेकर 1 तक होता है, तो ये भी ट्रू है। इस तरह से हमने देखा शुरू के जो 5 प्रश्न हैं उनको हमने हल किया है। इसके बाद में कुछ 2-2 अंक वाले प्रश्न हैं, इनको भी हम आपको हल करके बताएंगे, और बाकी जो क्वेश्चन हैं उन्हें भी आपको हम करके दिखाएंगे। यहाँ पर हम आपको जब क्वेश्चन को सोल्व कर दिखा रहे हैं तो एक रफ स्पेस की तरह हम स्क्रीन को यूज़ करते हैं, उस पर लिखते हैं। आपको व्यवस्थित लिखना है, फिलहाल बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है कि किस तरह से हमने प्रश्नों को हल किया है। तो यहाँ पे HCF कितना दिया है? 9। किन का? 2 संख्याएं कौन सी हमारे पास में? 306 और 657। उनका HCF 9 दिया है, तो उन्हीं संख्याओं का क्या पूछा है? LCM। अब आपने पढ़ा होगा कि मान लीजिए संख्या A और B है, तो A और B दोनों संख्याओं गुणा उनके HCF के गुणा और उनके LCM के गुणा के बराबर होता है। तो संख्याएं हमें दी गई है, ये मान लीजिए ये वाली संख्या A हो गई, ये वाली संख्या बाद वाली B हो गई, और ये उनका क्या हो गया? HCF हो गया। तो भाई LCM निकालने के लिए क्या करेंगे? LCM निकालना तो एज कहाँ ले जाएंगे? नीचे ले आएंगे। तो कुल मिलाकर संख्याओं के गुणा में तो संख्या हमारी हुई 306 गुणित 657 बटे में हम क्या ले देंगे? HCF। HCF कितना है? 9। यहाँ पर मैंने पूरे सूत्र को ना लिखकर बेसिक थ्योरी बता दी है। संख्या A गुणित B, ये A गुणित B हो गया, और साथ ही में उसका ये नीचे LCM हो गया। अब इस 9 से इसको हम काट देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, तो भाई ये 9 7 63 और बच गए 2 और 9 3 27। अब हमारे पास में 306 और 73 है, इनका हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। अब गुणा करने से जो प्राप्त होगा वो हमें क्या प्राप्त होगा? LCM होगा। ये आप कर सकते हैं। इसके बाद में ये क्वेश्चन है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप में होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप में होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। इसको आपने किया होगा, प्रूव करने वाला क्वेश्चन है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो देखिए बहुपद जो होता है वो होता है x² माइनस शून्यकों का योग। शून्य फिलहाल हमने अल्फा और बीटा मान लिए, तो अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा, ये बहुपद का सूत्र होता है। तो अब यहाँ क्या ले देंगे हम? x² माइनस, अब क्या आ रहा है अगला? अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा और बीटा क्या है? शून्य के। शून्यकों का क्या योग कितना दिया है? -3। तो यहाँ हम -3 लिखेंगे, और एक माइनस पहले से लिखा जाएगा प्लस, हाँ यहाँ पर x भी लगाना है 3x। और अगला है हमारा अल्फा बीटा, शून्यकों का गुणनफल जो कितना है? 2 है, तो ये 2 हो गया। तो हमारा बहुपद क्या होगा? x² + 3x + 2 होगा। अगला है द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको शून्य ज्ञात करने के लिए हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे, 3x² + 4x - 4। अब इसको सोल्व करने के लिए, इसके शून्य ज्ञात करने के लिए इसको बराबर 0 भी हम रख सकते हैं यहाँ पर, बराबर 0। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया 3x² और ये लिख देंगे 6x - 2x - 4 = 0। ये 4 3 12 होते हैं, तो ये 6 दूनी 12 हो रहा है। इस तरह से हमें इसको हल करना है। इसमें से कॉमन लेंगे और इसमें से कॉमन लेंगे और 0 के बराबर रख देंगे दोनों को, तो हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ से क्या लेंगे? 3x कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा x + 2, और यहाँ से -2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या जाएगा? x + 2 = 0। इन दोनों में से x + 2 कॉमन लेंगे, तो x + 2 जब कॉमन लिया, इसके बाद हम यहाँ हल कर रहे हैं, x + 2 कॉमन लिया तो हमारे पास बचेगा 3 3
x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको जब 0 के बराबर रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा x बराबर -2, और दूसरा इससे आंसर आ जाएगा 3x माइनस 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x बराबर 2/3। इस तरह से हमारे क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। अब आपको जब हम स्क्रीन पर लिख रहे होते हैं तो बहुत कुछ लिख देते हैं, आप सिलसिलेवार देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा कि क्या हम कर रहे हैं। अगला है AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि A बराबर इतना और D बराबर इतना। तो देखिए प्रथम पद लिखने के लिए A प्लस D होता प्रथम पद, द्वितीय पद क्या हुआ A प्लस 2D, और तृतीय पद क्या हुआ A प्लस 3D, और सॉरी प्रथम पद A होगा, ये होगा, द्वितीय पद ये होगा, और तृतीय पद ये हो गया, और चतुर्थ पद ये हो गया। तो इनमें A और D के मान रखकर हम इनके मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सीधा क्वेश्चन है जिससे आप स्वयं हल कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को हल करके देखते हैं। 8 में आपको प्रथम 4 पद लिखने के लिए कहा है, A और D दिया है। तो देखिए प्रथम पद जो हमारा होता है वो A होता है, और A कितना दिया है -1.25। सेकेंड पद जो है वो A प्लस क्या होगा D होगा। अब आपको A भी उपलब्ध है और D भी उपलब्ध है, तो A हो गया -1.25 प्लस D कितना है 0 माइनस 0.25। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -1.50। ऐसे थर्ड पद जब हम ज्ञात करेंगे तो A प्लस 2D होगा, इसमें A और D का मान रख देंगे। फोर्थ पद में क्या हो जाएगा, फोर्थ पद होगा A प्लस 3D। तो कुल मिलाकर इनमें A और D का मान रखकर हम अगले पद ज्ञात कर सकते हैं। इसके R में दिया गया है अगले 4 पद ज्ञात कीजिए। ये पहला पद हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। पांचवा जो पद होगा वो हमारा होगा A प्लस 4D। उससे अगला जो पद होगा वो A प्लस क्या होगा 5D। उससे अगला पद होगा A प्लस 6D। उससे अगला पद होगा A प्लस 7D। लेकिन A और D कहाँ से लेके आएंगे, तो A हमारे पास कितना है यहाँ पर, A यहाँ है 2 है, और D हम कैसे निकालेंगे, D जो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिलहाल मैं इसको मिटा दूँ यहाँ पर और D ले देता हूँ। D कैसे निकालेंगे हम, D निकालने के लिए अगले पद में से पिछला पद घटा देंगे, -2 में से ये 2 हटाएंगे तो कितना जाएगा -4। तो A तो हमारे पास ऑलरेडी है, कितना यहाँ दिया गया है A बराबर 2 और A बराबर 2 और D बराबर -4। अब आपको अगले पद निकालना है A प्लस 4D में भी A और D की आवश्यकता है, A प्लस 5D में भी A और D की आवश्यकता है। इनमें A और D के मान रखकर हम अगले 4 पद निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें D BC के पैरेलल है, तो आपको कुछ नहीं करना है, AD बटे DB और AE बटे EC जो थेल्स प्रमेय से हम इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, AD बटे में DB बराबर AE बटे में EC। इसमें AD का मान छोड़ के DB का मान दिया गया है 7.2 है, फिर AE का मान भी दिया गया है 1.8 है, और EC का मान भी दिया है 5.4 है। इन सब वैल्यूज़ को जब हम रख देंगे तो हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको इसको सोल्व करना है, और अगले इसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 को का R जो हल करते हैं वो इस तरह से है। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 का है R है वो इस तरह से, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार के पर टिकाने पर 8 मीटर ऊंची स्थित खिड़की तक पहुंचती है, तो दीवार के आधार से सीढ़ी की निचली सीढ़ी की दूरी ज्ञात कीजिए। तो भाई ये तो हो गई सीढ़ी और ये हो गई खिड़की इतनी ऊंचाई पर, और ये दूरी हमें ज्ञात करना है, A B C। तो ABC में जो हमारे पास ये 10 है और ये कितना है 8 है, बस ये निकालना है। तो 10 के वर्ग में से 8 का वर्ग घटा देंगे, जो कि
प्रमेय से हम करेंगे, पूरा सिस्टमेटिक करेंगे ए बी सी देकर। तो हमें जो ए बी है वो कैसे निकलेगा, ए बी का वर्ग होगा ए सी का वर्ग और उसमें से बी सी का वर्ग घटाएंगे। ए सी कितना है 10 है, 10 के वर्ग में से बी सी का वर्ग कितना हो जाएगा 8 का वर्ग घट जाएगा, ये 100 माइनस 64 हो जाएगा। तो ये ए बी वर्ग बराबर चल रहा है, तो हमारे पास जो होगा ए बी वर्ग बराबर 36 आ जाएगा और ए बी बराबर क्या रूट 36 आ जाएगा, जो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो सी डी के निचले सिरे से दूरी किसकी आधार की वो कितनी हो जाएगी 6 मीटर हो जाएगी। इसके बाद में एक्स और वाई के संबंध ज्ञात कीजिए। एक्स वाई बिंदु 3 6 और ऋण 3 4 से समदुरुस्त है। इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको सी मानिए। और कहा है कि ए की बी से दूरी और ए की सी से दूरी यानी ए बी और ए सी बराबर है। तो ए बी दूरी निकालेंगे, ए सी दूरी निकालेंगे, दोनों को हल करेंगे तो हमें क्या है एक्स और वाई में संबंध ज्ञात हो जाएगा। इसी तरह से इसके आर वाला क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्या करना है आपको, ये बिंदु ए बी और सी है तो ए बी दूरी निकालेंगे, बी सी दूरी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे। चूँकि ए बी सी समरेख है इसलिए 2 का योग तीसरी के ए बी और बी सी का योग ए सी के बराबर रहेगा। बस इस सूत्र में हम ए बी बी सी और ए सी का मान निकाल कर रख देंगे तो हमें किसका मान निकल आएगा, के का मान निकल आएगा। और अगला प्रश्न है 11वां बिंदु 5 ऋण 6 ऋण 1 ऋण 4 को जोड़ने वाली रेखा वाई अक्ष को किस बिंदु किस अनुपात में व्यक्त करती है। तो आपको अनुपात पहले मान लेना है कि एम अनुपात एन में व्यक्त करती है और एक्स का फार्मूला हो जाएगा एम इंटू -1 कौन सा ये वाला प्लस करके एन इंटू 5 बटे में एम प्लस एन। और अगली बार में हम x को क्या ले देंगे 0, क्योंकि y अक्ष पर x क्या होता है 0 होता है। बस इसको सोल्व करेंगे, इससे हमें एम अनुपात एन का मान निकल आएगा। अगला प्रश्न है जो आप स्वयं करेंगे, उससे अगला क्वेश्चन है ये, इसको आप देखिए, ये sin 25 और इस cos 65 को हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस 25। समझने की कोशिश करना है कि इसको कैसे लिखेंगे, sin 90 माइनस 25 और sin 90 माइनस 25 जो होगा हमारा ये वापस क्या जाता है sin 25 हो जाता है। तो sin 25 इंटू साइन 25 ये क्या हो जाएगा sin स्क्वायर 25। तो कुल मिलाकर ये वाली स्टेप बन जाती है sin स्क्वायर 25 और ये वाली स्टेप बन जाती है cos 25 और ये भी cos 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर 25 और ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा से ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको इसमें फार्मूला आपको एक विशेष ध्यान रखना है, cos थीटा बराबर sin 90 माइनस थीटा होता है और sin थीटा क्या होता है cos 90 माइनस थीटा। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए तो ये सवाल आसानी से हो जाएगा। इसके आर वाला स्वयं करना है और उसके बाद में त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और ये कोण कितना दिया है 60। तो ये आर हो गया आपको ज्ञात, आर कितना है 4 है, थीटा कितना है 30 डिग्री है। आपको त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है, वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। इसमें पाई के स्थान पे मान लिख देंगे 22/7, आर के स्थान पे लिख देंगे 4 और थीटा के स्थान पे लिख देंगे 30 और हल करेंगे, आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न को हल करने के लिए हम यहाँ पर प्रश्नों को पहले पढ़ेंगे। ABCD दिया है एक वर्ग और उसमें जो छायांकित क्षेत्रफल है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम यहाँ पर इस पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये वर्ग है और वर्ग की भुजा दी है 14, वर्ग क्षेत्रफल होगा 14 का वर्ग। उसमें से हमें 4 वृत्त का
क्षेत्रफल घटाना है तो 4 वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर तो 4 का 4 पाई स्क्वायर, बस 14 का वर्ग 196, ये 4 हो जाएगा और पाई को लिख देंगे 22/7। और जो आर है हमारे पास इस ये टोटल कितना है 14, तो एक वृत्त का व्यास कितना हो गया 7, तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2, और 7/2 कितनी बार है 2 बार, तो 7/2 हमने 2 बार लिख लिया, समझ लीजिए। यहाँ मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, लिख दिया है। तो अब इसको हल कर लेना है, तो ये तो हो गया 196, अब एक 7 से एक 7 कट जाएगा और ये दोनों मिलके गया 2 × 2 कितना हुआ 4, ये 4 से 4 कट गया। अब हमारे पास बचा 22 × 7 जो कि 154 है। 154 को इसमें से घटा लेंगे, 196 में से 154 घटाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है 6 में से 4 चले गए 2 और 9 में से 5 गए 4, 42। और 42 क्या आएगा, ये 42 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा 42 वर्ग सेंटीमीटर। अगला है, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस के एक मैच खेलते हैं। ज्ञात कीजिए कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या होगी। रेशमा जीतती संगीता नहीं जीतेगी, संगीता जीतेगी तो रेशमा नहीं जीतेगी, इसलिए दोनों की प्रायिकताओं का योग हमेशा 1 रहेगा। तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता निकालने के लिए हम 1 में से 0.62 घटा देंगे, तो हमारे पास 0.38 जो है वो रेशमा के जीतने की प्रायिकता ज्ञात हो जाएगी। अब अगले चलते हैं क्वेश्चन पर। मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, तो पहला क्वेश्चन है 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी और 4 से छोटी या उसके बराबर प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। 2 प्रश्न हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, जब भी एक पासे को उछाला है तो कुल 6 घटना हो सकती है, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 या 4, 5 या 6। तो कुल मिलाकर हम इस प्रश्न को सोल्व करें तो हमारे लिए इस प्रश्न में एन एस का मतलब होता है कुल घटना कितने प्रकार से घटित हो सकती है, वो 6 प्रकार से। लेकिन हमारा जो पहला प्रश्न है वो ये कहता है कि हमें 4 से बड़ी संख्या, तो 4 से बड़ी संख्या कौन सी होती है, 5 या 6। तो घटना घटित होने की प्रायिकता की प्रकार कितने होंगे, 2। अब हम प्रायिकता क्या मान लेते हैं, P। क्या मान लेते हैं, प्रायिकता P मान लेते हैं। तो P जो होता है वो क्या होता है, NE/NS, NE/NS होता है। अब NE कितना 2 और NS कितना 6, ये कटकर कितना जाएगा 1/3। तो हमारी जो पहला प्रश्न है उसकी प्रायिकता कितना हो जाएगी 1/3। अब दूसरा 4 से बड़ी संख्या, तो इसमें भी हम 4 से बड़ी संख्या की प्रायिकता P मान ली, तो NE/NS। अब आपको ध्यान रखना 4 से बड़ी संख्या आने के तरीके कौन से हैं, 4 से छोटी संख्या या उसके बराबर, या तो 1 आ जाए या 2 आ जाए या 3 आ जाए या 4 आ जाए। तो कुल कितने 4 तरीके, तो 4। और कुल कितने घटना कितने प्रकार से घटित हो सकती है, 6 प्रकार से। तो 4/6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इसलिए 2/3 होगा। अगला क्वेश्चन है, एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट्ट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो दोनों 1/2 होगी, क्योंकि चित्त की प्रायिकता 1/2 और पट्ट की भी 1/2 होती है, क्योंकि सिक्के में चित्त और पट्ट 2 ही घटना होती है। तो चित्त आता है तो 1/2 और पट्ट आने की प्रायिकता 1/2 रहेगी। इसी के आर वाला क्वेश्चन है, एक डिब्बे में 5 लाल, 4 8 सफ़ेद और 4 हरे कंचे हैं। एक डिब्बे में से एक कंचा यदृच्छाय निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि कंचा हरा नहीं है। अब हरा नहीं है तो और कलर का होना चाहिए, और कौन से कलर का होना चाहिए, लाल का या सफ़ेद का। तो यहाँ पर हम प्रश्नों को हल करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, NS ने घटना कुल कितने प्रकार से घटित हो सकती है। एक कंचा जो निकाला जाता है वो 5 प्रकार से, सफ़ेद लाल भी हो सकता है, 8 सफ़ेद में से हो सकता है और 4 हरे में से हो सकता है। तो हमारे पास 8 4 12 और 5 17 प्रकार से कोई सी भी एक कंचा आ सकता है। लेकिन हमें हरे रंग का नहीं आना चाहिए, तो हरे रंग का नहीं आना चाहिए वो हमारी घटना है। तो हरे रंग का कब नहीं आएगा, जब ये चारों हरे नहीं आएंगे। मतलब कौन से आना चाहिए, 8 और 5 13 आना चाहिए, तो ये 13। तो घटना की प्रायिकता जो P होगी वो क्या होगी, NE/NS होगी।
तो एन कितना है 13 और एन एस कितना है 17, तो 13/17 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है समीकरण इसको हल कीजिए। तो ये किस तरह से हल होगा, √2x², 7x के 2 पार्ट कर देंगे हम, और 2 पार्ट कितने होंगे इन दोनों के गुणा के बराबर, यानी 5 दूनी 10 के बराबर। तो ये हमारे पास हो जाएंगे 5x + 2x + 5√2। बस इन दोनों में से और इन दोनों से कॉमन लेंगे और हल कर लेंगे। तो इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा और इन दोनों में से √2 कॉमन आ जाएगा और हम हल कर पाएंगे। अगला है द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए समीकरण के 2 मूल बराबर हो। दोनों मूल बराबर होने के लिए d बराबर क्या होना चाहिए 0, और d मतलब b² - 4ac बराबर क्या होना चाहिए 0। तो b क्या है इसमें, b जो है वो निकालेंगे, b इसमें पहले k का अंदर गुणा कर लेंगे, और जो x² गुणांक आएगा वो a रहेगा, और जो x गुणांक आएगा वो b रहेगा, और जो बिना x और y वाला c रहेगा, और इसमें वैल्यू पुटअप करके हम और रख देंगे, हल कर लेंगे। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से भाज्य हैं। तो 2 अंक वाली संख्या 7 से भाज्य करने के लिए 2 अंक वाली पहली संख्या जो 7 से भाज्य होती थी 14, और उसके बाद में 21, ऐसे हम बढ़ेंगे तो अंत में जो 98, 100 में से 2 कम करते तो 98 7 से भाज्य होती है। तो कितनी संख्या होगी 14 से चालू होती है, और 2 अंक वाली संख्या जो 7 से कटती है, फिर 21, फिर 98। तो ये कौन सा पद 98 है, तो a बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 14, और सर्वांतर कितना हो जाएगा 7, और कौन सा पद 98 है तो वो मान लिया हमने n। बस इसके द्वारा हम समान श्रेणी के द्वारा इस प्रश्न को हल कर लेंगे तो n का मान निकल आएगा। बिल्कुल सेम सवाल वही, ये भी वही है। श्रेणी का पहला पद 7 है, फिर 7 से 13 अंतर 6 हो गया, तो a बराबर 7, d बराबर 6, और कौन सा पद 205 है तो हमने मान लिया n बराबर, nवा पद क्या है 205 है, तो बस इससे n का मान निकल आएगा। और इसके बाद इसी थेल्स प्रमेय से PS/SQ और PT/SR से हम इसको सोल्व करेंगे। सोल्व किया है तो प्रूव करने वाले प्रमेय है। उसके बाद अगले चलते हैं, ये स्वयं करना है प्रमेय है, ये अगला भी प्रमेय है। ये देखिए यहाँ पर 2 सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम पहले 2 सकेंद्रीय वृत्त बनाते हैं, एक वृत्त ये और दूसरा वृत्त ये हमारा। अब हमें क्या करना है, ये अब जो बड़ा वृत्त ये केंद्र यहाँ पर है, ये कितना है 5, और ये जो है छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है 3 है। अब ये यदि हम यहाँ पर बात करें पाइथागोरस प्रमेय की, तो इसका मान निकाल सकते हैं 5 के वर्ग में से 3 का वर्ग हटा के, तो 25 में से 9 चला आएगा 16, और उसका निकल आएगा 4, ये 4 इतना 4, तो इधर भी 4, तो ये 4 और 4 कितना हो गया 8। तो हमसे क्या पूछा गया है, छोटे वृत्त की जीवा की बड़े वृत्त की जीवा ज्ञात करना है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, तो वो कितनी होगी 8। इसको आप हल कर पाएंगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन को हल करने का मैं तरीका बता देता हूँ। एक क्रिकेट टीम कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 में खरीदे, और 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 में खरीदे। तो देखिए हम यहाँ इस प्रश्न को हल करने के लिए बल्ले की कीमत मान लेते हैं x, गेंद की कीमत मान लेते हैं y। तो हमारा पहला समीकरण बनेगा 7x + 6y, ये कुल कीमत हो गई 3800, और ऐसे 3 बल्ले और 5 गेंद तो 3x + 5y, और ये होगी 1750। इन दोनों को हल करेंगे तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद की कीमत हमें ज्ञात हो जाएगी। अगला है p के किस मानों के लिए निम्न समीकरण युग्मों का अद्वितीय हल होता है। तो अद्वितीय हल होने के लिए कंडीशन क्या होती है, a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2। तो हमारे पास a1 कितना है 4, a2 कितना है 2, b1 कितना है p, और b2 कितना है 2। इसको इस सूत्र में रख देंगे, 4/2 बराबर नहीं है p/2। तो इसको सोल्व करेंगे
तो 2 दूनी 4 और क्रॉस गुणा करेंगे तो p डज नॉट इक्वल टू 4, ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो p का मान 4 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको स्वयं करना है, ये कंपास बॉक्स रिलेटेड है। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 22वां। 2 घनों में से प्रत्येक का आयतन कितना है? 64 घन सेंटीमीटर है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया, तो तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 2 घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 है। घन का आयतन क्या होता है? ए क्यूब। ए क्यूब कितना दिया है? 64। तो ए क्यूब बराबर क्या लिखते हैं? 4 का क्यूब। तो ए बराबर कितना आ जाएगा? 4। तो घन की भुजा कितनी है? 4 है। अब एक घन ये है 4 सेंटीमीटर वाला, इसको दूसरे घन के साथ जोड़ा जाता है। दूसरा घन ये है, इन दोनों घनों को आपस में जोड़ दिया गया। कोण 4 इसकी है, 4 ये है, तो जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? दोनों पास पास आएंगे तो 8 हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर मैं इस तरह से घन बना सकता हूँ, घन से घनाभ आपको दिखा सकता हूँ कि ये घनाभ बन जाएगा। यहाँ पर ये घनाभ इस तरह से बन जाएगा। इसमें एक घन आपका ये था, एक ये था और एक ये था, ये 4 और ये 4, तो ये कितना हो गया? 8। इसकी चौड़ाई ये कितनी है? 4। ऊंचाई कितनी है? 4 है। तो इस प्रकार नए घन के लिए कुल मिलाकर हल करेंगे तो ए बराबर हमारा, पहले तो हम लिखेंगे ए क्यूब बराबर 64, तो ए बराबर ए क्यूब बराबर 4 का क्यूब, ए बराबर 4। अब बनने वाले नए घनाभ के लिए ए बराबर लंबाई कितनी है? 8, चौड़ाई कितनी है? 4, ऊंचाई कितनी है? 4। अब ए बी सी के मान ज्ञात होने पर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2AB प्लस BC प्लस CA से हम ज्ञात कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप स्वयं हल करना है, सांख्यिकी से रिलेटेड है। तो इस तरह से हमने आपको अधिक से अधिक प्रश्न हल करने की कोशिश की है, बताई है। यदि पूरे प्रश्न पत्र को हम सॉल्व करते तो काफ़ी बड़ा हो जाता, और वैसे भी मोबाइल की स्क्रीन पर हम आपको हिंट दे सकते, पूरे प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।